कभी सोचा है कि मांगों और दबावों से भरी इस दुनिया में दिमागी तौर पर संतुलित रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर ही एक जंग चल रही हो। एक तरफ हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की असलियत। तो आज हम इसी अंदरूनी संतुलन के मनोविज्ञान को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि एडजस्टमेंट या समायोजन असल में है क्या। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये एडजस्टमेंट यानी समायोजन होता क्या है। फिर हम उन संकेतों की बात करेंगे जिनसे पता चलता है कि ये बैलेंस बिगड़ गया है। और सबसे ज़रूरी बात, हम जानेंगे कि इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस आइडियल सिचुएशन को समझते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई वेल एडजस्टेड है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो एडजस्टमेंट वो काबिलियत है जिससे हम अपने माहौल और असलियत के साथ तालमेल बिठाते हैं, और वो भी बिना किसी अंदरूनी मानसिक लड़ाई के। इसे आप अपने दिमाग का एक सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया के हार्डवेयर के साथ स्मूथली बिना अटके चलने में मदद करता है। अब ये जो परिभाषा है स्मिथ की, ये बड़ी कमाल की है। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ों पर जोर देती है। पहली कि एडजस्टमेंट हमेशा असलियत यानी रियलिटी पर आधारित होना चाहिए, और दूसरी कि उससे हमें संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। यानी सिर्फ किसी तरह हालातों से समझौता कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उस समझौते से मन को एक तरह की शांति मिलनी भी उतनी ही ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और समझनी होगी, ये कोई एक बार का काम नहीं है कि एक बार एडजस्ट कर लिया और बस हो गया। नहीं, ये एक लगातार जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी चुनौतियां, हमारा माहौल, सब कुछ तो हमेशा बदलता रहता है ना। लेकिन तब क्या होता है जब ये बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ जाता है? जब हमारी ज़रूरतों और असलियत के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इसी हालत को साइकोलॉजी में कुसमायोजन या मैल एडजस्टमेंट कहा जाता है। इस स्लाइड में दोनों स्थितियों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है वेल एडजस्टेड इंसान, जो असलियत के साथ तालमेल में है, दिमागी तौर पर शांत है और उसका ध्यान प्रॉब्लम को सुलझाने पर है। वहीं दूसरी तरफ मैल एडजस्टेड इंसान है, जिसका असलियत से टकराव चल रहा है, जो दिमागी तौर पर परेशान रहता है, और या तो वो हर बात पर लड़ाई खोजता है या फिर प्रॉब्लम से दूर भागता है। ये जो लक्षण है ना, ये असल में हमारे मन के रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत हैं, जैसे बेवजह गुस्सा आना, हर वक्त निराश रहना या मुश्किलों से भागने की आदत, जिंदगी में कोई साफ लक्ष्य ना होना या छोटी छोटी परेशानियों को भी बिना घबराए हैंडल ना कर पाना। ये अक्सर तब दिखता है जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर से जूझ रहा हो या कोई इंसान सामाजिक उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि एडजस्टमेंट को समझना और उस पर काम करना इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर हमारी पढ़ाई लिखाई और पर्सनल ग्रोथ के लिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी बात तो ये है कि एक वेल एडजस्टेड इंसान अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को अंदरूनी लड़ाइयों में बर्बाद नहीं करता। जब मन में टकराव कम होगा, तो बाहरी दुनिया से निपटना अपने आप कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब अंदर की लड़ाई शांत होती है, तो ध्यान तनाव के चक्र में फंसे रहने के बजाय ग्रोथ पर, आगे बढ़ने पर लगता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी तो तरक्की का रास्ता खुलता है। तो असल बात यह है कि हमारी जो लिमिटेड मेंटल और इमोशनल एनर्जी है, उसे बेकार के तनाव में खर्च करने के बजाय प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल कामों में लगाया जाता है। चलिए, अब इस अंदरूनी टकराव की जड़ को समझने के लिए साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम सिगमंड फ्राइड के मशहूर सिद्धांत पर एक नज़र डालते हैं। फ्राइड का कहना था कि हमारे मन के अंदर ना एक तरह की पंचायत चलती रहती है, जिसमें 3 किरदार हैं। पहला है इड, जो हमारी बुनियादी जंगली इच्छाएं हैं, जो बस इतना कहता है मुझे ये अभी चाहिए। फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारे अंदर की मॉरल पुलिस है, जो कहती है नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन दोनों के बीच फंसा होता है बेचारा ईगो, जो असलियत को देखते हुए दोनों में सुलह कराने की कोशिश करता है। मैल एडजस्टमेंट तब होता है जब ये ईगो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में फेल हो जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे की थ्योरी भी देख ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वो कौन से सीधे और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे बेहतर एडजस्टमेंट बनाया जा सकता है? सबसे असरदार तरीका है चुनौतियों का सीधे सीधे सामना करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का लक्ष्य एक ऐसी नौकरी पाना है जिसके लिए उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो पहला कदम है बाधा को हटाना, यानी वो रुकावट क्या है? क्वालिफिकेशन की कमी। दूसरा कदम, नए रास्ते खोजना,
जैसे कोई ज़रूरी कोर्स कर लेना, या फिर अगर वो मुमकिन नहीं तो तीसरा कदम अपने लक्ष्य को ही बदल देना, यानी एक ज़्यादा रियलिस्टिक नौकरी ढूंढना। ये सचेत रूप से सोच समझकर प्रॉब्लम को हल करने का तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि प्रॉब्लम से निपटने के कुछ घुमावदार, अनजाने तरीके भी होते हैं जिनका हम अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रक्षा युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसके बारे में हम आने वाले किसी सेशन में ज़रूर बात करेंगे। तो इस पूरी बातचीत के बाद चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जब अगली बार कोई मुश्किल सामने आए तो अच्छा एडजस्टमेंट बनाने के लिए सबसे सही पहला कदम कौन सा होगा? दूसरों पर इल्जाम लगाना, ये उम्मीद करना कि प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी, या फिर असलियत को समझकर उसका विश्लेषण करना? मुझे लगता है अब हम सब इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि इसी एक कदम में बेहतर मानसिक संतुलन की चाबी छुपी है। आज हम मन के एक मैकेनिक की तरह सोचने वाले हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है। कभी हाईवे पर सरपट दौड़ती है तो कभी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है, और ऐसे में अक्सर गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। सही बात है। आज हम मन के इसी अलाइनमेंट पर बात करेंगे, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं समायोजन, यानी एडजस्टमेंट। हमारे पास जो मटेरियल है वो इसी कला की गहराइयों में उतरता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक स्किल है, अपनी ज़रूरतों और बाहर की दुनिया की हकीकत के बीच एक स्मार्ट और शांति भरा सौदा करने की कला। बिल्कुल। आज की चर्चा का मिशन है ये समझना कि अलाइनमेंट क्या है, ये क्यों बिगड़ता है, और सबसे ज़रूरी, इसे वापस ठीक कैसे किया जा सकता है। जी, और इस सफ़र में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये समायोजन यानी एडजस्टमेंट और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, कुछ समायोजन, मैल एडजस्टमेंट। हाँ, मैल एडजस्टमेंट, ये असल में है क्या? फिर देखेंगे कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी ग्रोथ पर इसका क्या असर पड़ता है। हम मनोविज्ञान के दिग्गज सिगमंड फ्रॉयड के चश्मे से भी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और जानेंगे कि ये गड़बड़ी आखिर होती क्यों है, और अंत में हम इसके समाधानों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई समझौता कर रहे हैं हम, या हार मान रहे। बिल्कुल, हार मान रहे हैं। पर जो मटेरियल हमने पढ़ा वो इसे एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। ये कहता है अपने वातावरण में ढालने की क्षमता बिना मानसिक द्वंद्व के। बिना मानसिक द्वंद्व के, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, मतलब आपके मन के अंदर कोई जंग न चल रही हो। तो असल में ये सरेंडर करना नहीं, बल्कि अपनी हकीकत के साथ समझदारी से तालमेल बिठाना है। आपने बहुत सही कहा, मन के अंदर जंग न चलना, यही इसका सार है। जब आपकी इच्छाओं और आपकी परिस्थितियों के बीच एक शांति समझौता हो जाता है, वही समायोजन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नए शहर में नौकरी करने जाता है, जहाँ का कल्चर, रहन सहन सब कुछ बिल्कुल अलग है जी। अब अगर वो हर रोज अपने पुराने शहर को याद करके दुखी होता रहे, यहाँ के खाने को कोसता रहे और लोगों से घुले मिले नहीं, तो उसके मन में एक लगातार टकराव चलता रहेगा। और यही कुसमायोजन की शुरुआत है। बिल्कुल। और मटेरियल में कपड़ों का एक उदाहरण भी था जो बड़ा सटीक लगा, कि कोई ऐसी जगह रहता है जहां समाज किसी खास तरह के पहनावे को स्वीकार नहीं करता। हाँ। अब उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो वो अपनी सोच और पहनावा बदले, या वो जगह ही बदल दे, या फिर तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क ही ना पड़े। हाँ बिल्कुल। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं होता और वो इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, तो मतलब उसका अलाइनमेंट बुरी तरह बिगड़ चुका है। और जब ये अलाइनमेंट बिगड़ता है तो इसके लक्षण बाहर दिखने लगते हैं। इसे ही हम कुसमायोजन या मैल एडजस्टमेंट कहते हैं। अच्छा। ऐसा इंसान अक्सर चिड़चिड़ा, झगड़ालू हो सकता है, या फिर वो समस्याओं को देखकर उनसे भागने लगता है, जिससे हम पलायनवाद या एस्केपिज्म कहते हैं। मुझे वो एक पड़ोसी याद आ गए जो हर छोटी बात पर लड़ने को तैयार रहते थे। बाद में पता चला कि वो अपनी नौकरी में किसी बड़े तनाव से गुजर रहे थे, तो उनका गुस्सा असल में उनके अपने जीवन के कुसमायोजन का एक लक्षण था। ये तो हुई समस्या की पहचान, पर एक अच्छे समायोजन की पहचान क्या है? मतलब क्या इसका मतलब है कि इंसान हर हाल में खुश रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मटीरियल में स्मिथ की एक बड़ी अच्छी परिभाषा मिली। उन्होंने कहा, अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित हो तथा संतोष देने वाला हो। हाँ, इसमें 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, यथार्थ यानी रियलिटी, और संतोष यानी सैटिस्फैक्शन। जी, मतलब एडजस्टमेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए और उससे आपको तसल्ली मिलनी चाहिए, घुटन नहीं। और ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है ना? बिल्कुल। समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस
जो जीवन भर चलती है। ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज में एडजस्ट कर लिया तो काम खत्म। सही बात है। नौकरी लगेगी, शादी होगी, जिम्मेदारियां बदलेंगी और हर मोड़ पर आपको अपने मन के अलाइनमेंट को फिर से सेट करना पड़ेगा। तो ये एक स्किल है जिसे हम लगातार सीखते और बेहतर करते रहते हैं। बिल्कुल। और ये गतिशील प्रक्रिया जीवन के हर मोड़ पर दिखती होगी, खासकर उस जगह जहां हम सबसे ज्यादा सीखते और सिखाते हैं, मतलब क्लासरूम में। हाँ, वहाँ तो बहुत ज्यादा। वहां इसका क्या असर पड़ता है? अगर एक स्टूडेंट या टीचर मानसिक रूप से समायोजित है तो उसकी सारी ऊर्जा सीखने सिखाने में लगती है, लेकिन अगर मन में कोई और ही जंग चल रही है तो क्लासरूम एक और जंग का मैदान बन जाता है। सही कहा। सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है। एक कुसमायोजित विद्यार्थी अक्सर क्लास में या तो बहुत आक्रामक होता है या फिर एकदम चुपचाप खोया खोया रहता है। दोनों ही सूरतों में उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता। उसकी ऊर्जा या तो लड़ने में खर्च हो रही होती है या अपनी अंदरूनी उलझनों से जूझने में। फ्रॉइड का नाम आते ही मन में बहुत जटिल थ्योरीज आने लगती हैं। मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि उन्होंने समायोजन जैसी रोजमर्रा की चीज को अपने नजरिए से कैसे देखा होगा। फ्रॉइड का नजरिया बहुत दिलचस्प है। उनका मानना था कि हमारी ज्यादातर मानसिक परेशानियां हमारे अंदर की लड़ाई का नतीजा है। अंदर की लड़ाई? हाँ, इसे समझाने के लिए उन्होंने व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए। इसे एक रथ की तरह समझिए। रथ के घोड़े हैं इड, आईडी, हमारी जंगली छाएं, हमारी भूख, हमारा गुस्सा, जो बस तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। बिल्कुल। रथ का सारथी है ईगो, ईजीओ, जो हकीकत को समझता है और घोड़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। और सारथी के हाथ में जो नक्शा या नियम की किताब है वो है सुपर ईगो, सुपर एसआई, हमारे समाज के नियम, हमारे संस्कार। क्या सही है और क्या गलत? जी, फ्रॉइड के मुताबिक समायोजन तब होता है जब सारथी यानी ईगो घोड़ों और नियम की किताब के बीच एक संतुलन बना लेता है। वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया। मतलब अगर घोड़े बेकाबू हो जाएं या नियम की किताब बहुत ज्यादा सख्त हो तो सारथी का संतुलन बिगड़ेगा और रथ का एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन क्या आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर समस्या की जड़ में आइड और सुपर ईगो की लड़ाई ही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फ्रॉइड की थ्योरी एक बुनियाद की तरह है। आज के मनोवैज्ञानिक सिर्फ अंदरूनी लड़ाई को ही वजह नहीं मानते। अच्छा। वो बाहरी कारणों पर भी उतना ही जोर देते हैं। जैसा कि हमारे मटेरियल में भी बताया गया है, कुसमायोजन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जीवन में लक्ष्यों का साफ न होना, जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो मन का भटकना तो लाजमी है। या फिर घर और स्कूल का माहौल, अगर माहौल ही नकारात्मक और तनाव भरा है तो व्यक्ति का समायोजन बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो ये सिर्फ एक व्यवहार की समस्या नहीं रहती, बल्कि हाँ बिल्कुल, इससे कुछ गंभीर मानसिक परेशानियां भी हो सकती है। अच्छा। अगर मन का अलाइनमेंट लंबे समय तक बिगड़ा रहे तो इससे टायर घिसने लगते हैं। स्रोत में 4 मुख्य मानसिक समस्याओं का जिक्र है। क्या है वो? इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक नामुमकिन डेडलाइन दी है। सबसे पहले आपको दबाव महसूस हुआ। जब आप उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने लगे तो आपको तनाव हुआ। ठीक है। अब काम पूरा नहीं हुआ और आपको डर लग रहा है कि कहीं नौकरी न चली जाए। यह है दुश्चिंता, एंजाइटी। और जब महीनों तक कुछ नहीं बदलता तो आपके मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आया। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या इस बिगड़े हुए अलाइनमेंट को ठीक करने के रास्ते हैं? हाँ, और यही इस चर्चा का सबसे सकारात्मक हिस्सा है। मटेरियल 2 तरह के तरीकों की बात करता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। जी, प्रत्यक्ष तरीके मतलब समस्या से सीधे सीधे निपटना, होशो हवास में चेतन रूप से उसका हल निकालना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, समस्या से सीधे निपटो। पर असल जिंदगी में कोई अपनी बाधा कैसे पहचाने? कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या। आपका सवाल बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष तरीके का पहला कदम ही यही है, अपनी बाधा को पहचानना। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है। वो ये सोचकर निराश हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ। ये कुछ समायोजन है। ठीक है। प्रत्यक्ष तरीका ये होगा कि वो बैठे और सोचे, क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ?
क्या मुझे किसी विषय में मदद की जरूरत है? क्या मैं समय ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा? मतलब असल वजह को ढूंढना। हाँ, बाधा को पहचानना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर समाधान खोजना। मटेरियल में एक बहुत अच्छी लाइन है, कौन सी? अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो वर्णमाला में और भी अक्षर बांटी हैं। वाह। यानी एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खोजना, यही डायरेक्ट मेथड है। और ये अप्रत्यक्ष तरीके, ये कैसे काम करते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इनमें आती हैं रक्षा युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये नाम सुना है मैंने। इनकी बात सबसे पहले फ्राइड ने ही की थी। हाँ, ये हमारे मन के अचेतन तरीके हैं जो हमें तनाव, चिंता और कुंठा से बचाने के लिए अपने आप काम करने लगते हैं। यानी दिमाग के ऑटोमेटिक शॉर्टकट। जब सीधी सड़क बंद हो तो दिमाग खुद ही कोई पतली गली ढूंढ लेता है, भले ही वो गली आगे जाकर बंद क्यों ना हो। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। हाँ, ये दिमाग के ऑटोमेटिक सेफ्टी वॉल्व है। जैसे सबसे आम डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, यानी इनकार। हाँ, जब किसी को कोई बहुत बुरी खबर मिलती है तो अक्सर पहला रिएक्शन होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दिमाग का तरीका है हमें उस शॉक से बचाने का, हमें उस हकीकत को स्वीकार करने के लिए थोड़ा वक्त देने का। अच्छा, और कोई उदाहरण है इसका? एक और बहुत आम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन? इसमें हम अपनी खामियों या अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर डाल देते हैं। मतलब? जैसे अगर मुझे किसी पर बेवजह गुस्सा आ रहा है तो मैं कहूँगा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो। अच्छा, तो मैंने अपना गुस्सा सामने वाले पर डाल दिया। बिल्कुल, आपने अपने गुस्से को सामने वाले पर प्रोजेक्ट कर दिया ताकि आपको खुद की भावना से डील न करना पड़े। ये शॉर्टकट हमें थोड़ी देर के लिए तो बचा लेते हैं, पर लंबे समय में ये समस्या को और उलझा देते हैं। क्योंकि हम असल जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। सही पकड़ा। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये समझ में आया कि समायोजन कोई मजबूरी नहीं बल्कि जिंदगी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जरूरी स्किल है। एक तरह से ये हकीकत के साथ एक शांतिपूर्ण और समझदारी भरा समझौता है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो उसके लक्षण और कारण क्या हो सकते हैं, और सबसे अहम बात कि हमारे पास इससे निपटने के लिए चेतन यानी डायरेक्ट रास्ते भी हैं, और हमारे दिमाग के अपने बनाए हुए अचेतन यानी इनडायरेक्ट रास्ते भी मौजूद हैं। जी। बहुत दिलचस्प। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। मटेरियल में मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व का जिक्र है। सोचिए उस स्थिति के बारे में जब आपके सामने दो ऐसी चीजें हों जिन्हें आप दोनों को ही पाना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी भी चाहिए और उसी समय दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। या फिर दो ऐसी परिस्थितियां जिनसे आप दोनों से ही बचना चाहते हैं, जैसे या तो मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करो या बॉस की डांट खाओ। हाँ। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग समायोजन कैसे करता है? इस टकराव को सुलझाने के लिए आपका पहला कदम क्या होता है?